गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम फिर से शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो सीटेट, बिहार टेट, जो भी टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एमपी टेट हो, रीट हो, केवीएस हो, जहाँ भी, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो यूपी टेट हो, जहाँ भी हिंदी शिक्षण विधियों से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पिछला वीडियो जो भी मित्र नहीं देखे हैं वह ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अधिगम एवं अर्जन जो करवाए हैं उनमें ही कुछ बाकी के टॉपिक हम करवा रहे हैं आज। पिछले की वीडियोज़ में पीछे हम बहुत सारे टॉपिक करवा चुके हैं, उनको भी ज़रूर देख लीजिए। आज हम पावला का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत समझेंगे कि पावला ने जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, कुत्तों पे जो प्रयोग किया था, वह किस तरह से किया था। ये सीटेट के अरिहंत बुक से हम पढ़ रहे हैं, अरिहंत के सक्सेस मास्टर बुक से पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं टॉपिकों को कि किस तरह से दिया गया टॉपिक होता है। जो भी टॉपिक इसमें दिया गया होता है उनको आप अगर बारीकी से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन, और उनसे संबंधित जो भी अभ्यास प्रश्न है उनको कर लेते हैं, तो सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पावलोव साहब ने कैसे वो कुत्तों पे प्रयोग किया और क्या सिद्धांत दिया। सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो होगा ये। सीटेट के लिए तो जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है ही। चलिए, पावलोव ने कहा कि पावलोव ने अधिगम प्रक्रिया को समझाने के लिए, मतलब समझने के लिए अनुबंधन अर्थात अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या किया? अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। पावलोव ने अपने इस प्रयोग में एक कुत्ते को भूखा रखकर, किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने कुत्ता पर किया, और उस कुत्ते को भूखा रखकर उसे एक मेज पर बांध दिया। प्रयोग के दौरान घंटी बजने के साथ कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता है। उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया? एक कुत्ता को भूखा रखकर उसको बांध देता है, और फिर क्या करता है? घंटी बजाने के साथ उनके सामने भोजन भी रख दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ही घंटी बजता है उनके सामने क्या होता है? भोजन लेके आ जाता है, जिससे उसकी लार टपकती है। घंटी बजता है तो उसके सामने भोजन लाता है तो उसमें क्या होता है? उनके जीभ से लार टपकने लगता है। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया। प्रयोग के अंतिम चरण में पुनः घंटी बजाई गई, लेकिन उसके सामने भोजन प्रस्तुत नहीं किया गया। ये प्रक्रिया बार बार करते रहा और बहुत बार करने के बाद इन्हीं प्रक्रिया को दोहराते एक समय ऐसा आया जब उन्होंने घंटी नहीं बजाई, मतलब खाना को नहीं लाया, लेकिन घंटी बजा दिया। फिर भी क्या हुआ? देखा कि लेकिन उसके सामने भोजन को प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन घंटी बजा दिया। घंटी बजाया, फिर भी क्या हुआ? उसी मात्रा में लार टपका। भोजन प्रस्तुत किया गया, उसके उपरांत भी कुत्ते के मुंह से उसी मात्रा में लार टपकी। जिस मात्रा में भोजन दिखाने पर लार टपकता था, उसी मात्रा में केवल घंटी बजाने पर ही लार टपकने लगा। इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य जो प्रकृति उद्दीपन को देखकर प्रकट करता है, उसी स्वाभाविक प्रक्रिया को किसी कृत्रिम उद्दीपन से अनुबंधित करके भी प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिला के इनमें कहानी यह था कि कुत्तों को क्या किया? किसी मेज़ या टेबल से बांध दिया। फिर बांधने के पश्चात क्या किया? एक घंटी लगाया, उनके जीभ में एक परखनली को सेट किया, एक पाइप लगाया उसमें, और फिर लार मापने वाला एक यंत्र लाया। क्या करता था? बेल बजाता था, और बेल बजते ही खाना लेकर उसके सामने जाता था। फिर दूसरे दिन भी बेल बजता था और खाना लेकर जाता था। जब भी खाना लेकर जाता था तो उनके जीभ से क्या होता था? लार टपकने लगता था। उस लार को माप लिया जाता था। ऐसे ही 3 रोज़ 4 रोज़ बार बार तिराया गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया
कि उनके सामने खाना लेकर नहीं गया, घंटी बजाया लेकिन खाना लेकर के नहीं गया। फिर पाया गया जब उन लार को मापा तो उसी मात्रा में, समान मात्रा में लार टपका था जिस समान मात्रा में उनके सामने घंटी बजने के पश्चात भोजन जाता था। घंटी तो बजाया लेकिन भोजन नहीं लाया, फिर भी उसी मात्रा में लार टपका। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहता था कि कोई भी उद्दीपक अगर वस्तु सामने में प्रकट कर दिया जाए तो जिस प्रकार वह स्वाभाविक वस्तु से, स्वाभाविक उद्दीपन से प्रतिक्रिया करता है, उसी प्रकार कृत्रिम उद्दीपन से भी क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। एक मनुष्य को भी उसी तरह क्या कहा, देखिए इसी पॉइंट को। इस प्रयोग द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य जो प्रक्रिया, प्रकृति उद्दीपन, जो प्रकृति द्वारा जो उद्दीपन है, वह उद्दीपन यहाँ वस्तु हुआ को देखकर प्रकट करता है, उसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को कृत्रिम उद्दीपन अर्थात कृत्रिम वस्तु, उद्दीपन वस्तु हुआ और उद्दीपक जो करने वाला होता है वो होता है। तो उद्दीपन से अनुबंधन करके भी प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि स्वाभाविक वस्तु से ही कुछ प्रतिक्रिया हो सकता है, कृत्रिम वस्तु भी हो फिर भी उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त कुछ न कुछ होता ही है। अगला है भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा के अधिगम और अर्जन करने में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करता है, उन कारकों पे चर्चा करते हैं। देखिए, विद्यार्थी के भाषाई अधिगम एवं अर्जन को विभिन्न सामाजिक व व्यक्तिगत परिस्थितियां प्रभावित करती है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें भाषा हमारा प्रभावित होता है। पहला है सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश से भी भाषा प्रभावित होता है। जिस तरह का आपका परिवेश होगा, जिस तरह का रहन सहन होगा, जिस माहौल में आप रहेंगे, उसी प्रकार की भाषा का विकास आपके अंदर होगा। कहता है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वैगोत्स्की का मत है कि व्यक्ति की भाषा उसके समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, अर्थात जिस प्रकार के समाज के साथ उसका संपर्क है उसी प्रकार से भाषा उसमें विकसित होगा। समाज में जैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति की भाषा उसी के अनुरूप निर्मित होती है। जिस समाज में रहता है, जैसा उनके साथ रहन सहन होता है, बोलचाल होता है, उसी प्रकार उसमें भाषा का विकास होता है। यदि समाज में अशुद्ध व असभ्य भाषा का प्रयोग होगा तो व्यक्ति की भाषा के अशुद्ध व असभ्य होने की आशंका होगी, अर्थात असभ्य अभद्र भाषा बोली जाएगी समाज में तो बच्चे भी उन्हीं तरह के भाषाओं को इंगित करेंगे, सीखेंगे। व्यक्ति की भाषा पर उसके परिवेश का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। व्यक्ति की भाषा पर उनके परिवेश का, उनके रहन सहन का बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा आप देखे होंगे कि छोटे आपके गांव में बहुत सारे ऐसे भी होंगे, कास्ट बाय कास्ट आप देखते हो तो ब्राह्मण में अलग भाषा, अलग तरह से बोलियों को, भाषाओं को बोला जाता है। फिर दूसरे कास्ट में देखेंगे तो उन्हीं भाषा को अलग तरीक़ा से बोला जाता है। उसके रहन सहन का ही ये प्रभाव है। भाषा अर्जन की इच्छा, भाषा की अर्जन की इच्छा न होने पर भी भाषा प्रभावित होता है। व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा को सहज रूप में सीख लेता है, किंतु द्वितीय भाषा का अधिगम एवं अर्जन उसकी भाषा सीखने के प्रति इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। प्रथम भाषा मातृभाषा को तो बच्चे अच्छे तरीक़े से सीख जाते हैं, लेकिन वही द्वितीय भाषा को उनके ऊपर, इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि दूसरी भाषा सीखे या ना सीखे, मातृभाषा से ही मेरा काम चल जाए। तो इच्छा होगा तो भी भाषा आसानी से सीखा जा सकता है, नहीं इच्छा होगा तो प्रभावित होता ही है। दैनिक जीवन के अनुभव, दैनिक जीवन में उनके भाषा के प्रति कितना अनुभव है, अनुभव भी डिपेंड करता है। अगर किसी के पास अच्छा अनुभव होता है तो कई भाषाओं को सीखने में भी उनको ज़्यादा परेशानियां नहीं होती है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पष्ट किया कि बालक उन विषय वस्तु को शीघ्र सीख और समझ लेता है जिससे दैनिक जीवन में उसका संबंध होता है, अर्थात जिस विषय वस्तु से दैनिक जीवन में उनका संबंध होता है, जब दैनिक जीवन से जोड़ा हुआ रहता है, उन सब चीज़ों को जल्द ही सीख लेता है। यह विचार इस मत को पुष्टि करता है कि भाषा का संबंध विद्यार्थी के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ दिया जाए तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया सरल, त्वरित बनाई जा सकती है।
भाषा अधिगम को सरल और त्वरित कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके अनुभव से जोड़कर। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाषा अधिगम को कैसे त्वरित और सरल बनाया जा सकता है, तो उसके जीवन प्रक्रिया से जोड़कर, उनके अनुभव से जोड़कर, उनके देखिए कैसे बनाया जा सकता है। इन पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। भाषा अधिगम का संबंध विद्यार्थी के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ दिया जाए तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया सरल और त्वरित बनाई जा सकती है। सरल और त्वरित कैसे बनाया जा सकता है, तो उनके जीवन से जोड़ के, उनके अनुभव से जोड़ करके भाषा अधिगम को सरल और सुगम बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है बालकों में भाषा का विकास। बालकों में भाषा का विकास कैसे होता है। देखिए बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, भाषा का विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा विकास के भी बहुत सारे आयाम होते हैं, उनमें से विकास के जिस तरह से हमने आयाम पढ़े थे कि शारीरिक विकास, भाषाई विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, उसी तरह भाषा के भी विकास के आयाम होते हैं। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जा सकता है। भाषा क्या है, एक अर्जन करने योग्य है, उसको अर्जित किया जा सकता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ होता है। भाषा क्या है, एक अर्जन करने की शक्ति है, भाषा को अर्जित किया जाता है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसकी विशेष भूमिका निभाती है। आवश्यकता पड़ने पर ही कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, सुने होंगे। जब आवश्यकता आती है तभी हम कोई भी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। तो भाषा क्या एक अर्जित संपत्ति है, अर्जन करने की संपत्ति है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में भाषा का विकास किस प्रकार होता है, देखिए। इस अवस्था में एक प्रकार से बालक ध्वन्यात्मक संकेतों से युक्त भाषा को समझने और करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसकी निम्न प्रकार की चेष्टाओं तथा प्रक्रियाओं के रूप में होती है। किस प्रकार होता है, देखिए। सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने और चिल्लाने की चेष्टाएं करता है। सबसे पहले बच्चे क्या करता है, रोना और चिल्लाता है। ये भी क्या है, एक भाषा है। ये नैसर्गिक होता है। रोना और चिल्लाना क्या होता है, नैसर्गिक होता है। रोने और चिल्लाने की चेष्टाओं के साथ ही वह अन्य ध्वनियाँ या आवाज़ें भी निकालने लगता है। ये ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक, स्वचालित एवं नैसर्गिक होता है। स्वाभाविक होता है, खुद से सीखा हुआ होता है, अपने आप बोलता है, स्वचालित होता है, नैसर्गिक होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। इन्हें सीखा नहीं जा सकता है। रोना, चिल्लाना ये सब बच्चे को हम सिखलाते हैं नहीं। जन्म लेते ही क्या करता है बच्चा, रोता है, चिल्लाता है। तो ये सारे के सारे चीज़ क्या है, नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। उपरोक्त क्रियाओं के बाद बालकों में बड़बड़ाने की क्रियाएं तथा चेष्टाएं शुरू हो जाती है। उसके बाद बड़बड़ाने लगता है, बलबलाने लगता है। बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के अभ्यास का अवसर पाते हैं। वे कुछ भी दूसरों से सुनते हैं तथा जैसा उनकी समझ में आता है उसी रूप में वे उन्हीं ध्वनियों को किसी न किसी रूप में दोहराते हैं, अर्थात अनुकरण करने की शक्ति भी आ जाती है। जिस प्रकार बोलते हुए सुनता है, बोलते हुए देखता है, उसी प्रकार वह दोहराने की कोशिश करता है, चाहे वह गलत हो, सही हो, लेकिन दोहराने की कोशिश करता है। जैसे बा बा आप बोलेंगे तो वो भी बोलने की कोशिश करता है। उनके द्वारा स्वरों जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ इत्यादि व्यंजन तो त, म, न, क इत्यादि से पहले उच्चारित किया जाता है। अर्थात सबसे पहले बालक स्वर बोलने, जो भी बोली बोलता है वह स्वर से रिलेटेड होता है। स्वर की ध्वनियाँ ही बालकों में पहले निकलता है। फिर त, म, न, पहले आ बोलता है ना, ई बोलता है। इसके बाद ही त, म, न अर्थात व्यंजन शब्द का उच्चारण करता है। कहता है हाव भाव की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। सही बात है, बच्चों में अगर हाव भाव की भाषा भी समझ में आने लगता है, जैसे बच्चों को हाथ दिखाएंगे तो उनको डर लगने लगता है कि मारने की कोशिश करता है, तो ये हाव भाव से ही समझ जाता है।
आने लगती है। इस अवधारणा प्रायः एक दो स्वर व्यंजन ध्वनियों द्वारा का उच्चारण कर अन्य की पूर्ति अपने वाह हाव भाव तथा चेष्टाओं से करते दिखाई देता है। अगला है भाषा विकास की वास्तविक अवस्था। भाषा विकास की वास्तविक अवस्थाएं क्या है, कौन कौन सी अवस्था में कितना भाषा का विकास होता है, कितने शब्द सीखता है, इन सभी की चर्चा करेंगे। देखिए, प्रारंभिक अवस्था में भाषा को भाषा सीखने के लिए तैयारी की अवस्था कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने की तैयारी की अवस्था कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था क्या है? शैशवावस्था। शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? भाषा सीखने की तैयारी की अवस्था। ये भी पूछा जा सकता है। इस अवस्था में से गुजरने के बाद बालकों में वास्तविक भाषा विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसे भाषा विकास की वास्तविक अवस्था भी कहा जाता है। भाषा विकास की वास्तविक अवस्था क्या है? शैशवावस्था। ये भी पूछा जा सकता है। यह अवस्था भी बालक के 1 वर्ष का हो जाने के अथवा उसमें 1-2 माह पहले ही शुरू हो जाती है। पहले बालक में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा का विकास होता है। सबसे पहले बालक में कौन सी भाषा का विकास होता है? मौखिक अभिव्यक्ति की भाषा का विकास। मौखिक अभिव्यक्ति, ये भी पूछा जा सकता है। बालक में सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक भाषा का विकास होता है। वह शब्दों, वाक्यों तथा अन्य इनसे बनी भाषा को बोलना तथा समझना सीख जाता है, जिससे उनके मौखिक शब्द भंडार में वृद्धि होती है। जैसे दादा, मामा, चाचा, ये सारे शब्द सीख जाते हैं। उसमें मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों पर अधिकार पाने की योग्यता, कुशलताओं की वृद्धि होती रहती है। विद्यालय में प्रवेश करने तथा लिखित भाषा की शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप उसमें पढ़ने लिखने से संबंधित कुशलताओं का विकास होता है। लिखित भाषा कब सीखता है? जब विद्यालयों में प्रवेश करता है, अक्सर तभी लिखित भाषा सीखता है। इस प्रकार भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों से संबंधित विभिन्न कौशल अर्जन तथा विकास धीरे धीरे उसके कदम बढ़ते जाते हैं। वह भाषा को विचार विनिमय का साधन ही नहीं, अपितु ज्ञान प्राप्त करने तथा शिक्षा ग्रहण करने के माध्यम से बनाकर अपना सर्वांगीण विकास में पूरी तरह समर्थन हो जाता है। जिस तरह से सबसे पहले मौखिक भाषा का विकास होता है, फिर लिखित भाषा का विकास होता है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए एक विनिमय का साधन बन जाता है। भाषा विचार विमर्श करने का, एक दूसरे से बात सुनने का, कहने का, ग्रहण करने का माध्यम बन जाता है, जिससे उनमें सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब है शब्द भंडार का विकास किस अवस्था में कितना होता है, ये भी देख ही लीजिए। बालक के भाषा के विकास में उस भाषा से संबंधित शब्द तथा उनके भंडार का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शब्दों से ही आगे जाकर वाक्य बनते हैं और वाक्य से भाषा के उस रूप का निर्माण होता है जिसे विचार तथा भावों के संप्रेषण और विनिमय के उपयोग में लाया जाता है। सही बात है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से फिर क्या होता है? भाषाओं का निर्माण होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के आधार पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनके आधार पर बनी निम्नलिखित सारणी से विभिन्न अवस्था में बालकों के शब्द भंडार के धीरे धीरे होने वाली वृद्धि का पता चलता है कि किस अवस्था में कितनी उनके अंदर शब्द भंडार का वृद्धि होता है। बालक जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था के बाद विद्यालय जाने की आयु में प्रवेश करता है एवं विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसमें शब्द भंडार में तेज़ी से वृद्धि होने लगती है। देखिए, 9 से 11 माह की उम्र के बीच 50,000 शब्द लिख लेता है। शब्दों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ बालकों के शब्द भंडार के विकास में कई विशेषताएं देखने को मिलता है। बालकों के शब्द भंडार में 2 प्रकार के शब्द का संकलन होता है। एक तो वे शब्द जिन्हें बालक सक्रिय रूप से प्रयोग में लाता है, अर्थात खुद करके उनको प्रयोग में लाता है, और दूसरा रूप है उनके अर्थ को भली भांति समझता है, तथा दूसरे वे शब्द जिनका प्रयोग वह स्वयं तो नहीं करता है, परंतु जब ये दूसरों द्वारा बोले जाते हैं तो उनका अर्थ वह समझ लेता है।
अर्थात बहुत सारे ऐसे भी वर्ड होते हैं जो खुद से तो उन समय वह नहीं बोल सकता है, लेकिन दूसरों द्वारा अगर बोला जाता है तो वह नहीं भी बोल पाता है, फिर भी समझने की कोशिश करता है या समझ लेता है। बालकों के शब्दकोश में पहले वे शब्द आते हैं जो उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करे, तथा बाद में वे आते हैं, देखिए सबसे पहले उन शब्द को कोशिश करता है सीखने का जो उनके शारीरिक आवश्यकता को पूर्ति करता हो, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं, ऐसा भी आपने पीछे पढ़ा होगा। जब उनके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की भाषा वह सीख लेता है, उनके बाद तात्कालिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करे उन भाषाओं को सीखता है। उन शब्दों का दायरा पहले माँ बाप तथा परिवार के वातावरण तक ही सीमित रहता है। बाद में बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तथा अन्य लोगों के संपर्क में आता है, विद्यालय जाना शुरू कर देता है तथा अन्य शैक्षिक एवं सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है, उसका यह शब्द भंडार अपने और अपने परिवार तक ही सीमित न रहकर अत्यधिक विस्तृत होता चला जाता है। सबसे पहले जो भी बातें सीखता है वह उनके परिवार तक ही सीमित होता है। दोस्त परिवार से, अपने माता पिता से, परिवार से निकलता है दोस्तों के पास, फिर स्कूल, मोहल्ले, गांव, इन सारे की ओर वह विस्तृत होता चला जाता है। उसी प्रकार उनमें शब्द भंडार भी बढ़ता चला जाता है। निम्न तालिका से बच्चे की शब्द संख्या, सीखने की आयु ज्ञात की जा सकती है। सीखने की आयु कैसे ज्ञात किया जा सकता है? देखिए, बालकों की आयु और बालकों के शब्द भंडार किस में कितना है इनको देख लीजिए। जन्म से 8 माह तक कुछ भी नहीं सीखता है। 9 से 12 माह तक 3 से 4 शब्द सीख लेता है। 9 से 12 माह तक 1.5 वर्ष तक कितना सीखता है? देखिए 10 से 12 शब्द सीखता है। 1.5 वर्ष तक, 2 वर्ष तक 272, 2.5 वर्ष तक 450। इसी प्रकार देखिए 14 से 15 वर्ष तक 1 लाख से अधिक शब्द सीख लेता है। तो इन तालिका को नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे इनसे क्वेश्चंस तो पूछा नहीं जाता है, इनसे पहले जो भी टॉपिक था उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आएगा। ये आपके पेपर 2 में इनसे प्रश्न पूछा जाता है, फिर भी इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिए, हो सकता है प्रश्न उठ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।